हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट में सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर 2019। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो 2019 का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है उसके सेक्शन ए पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा, क्योंकि एक साथ वो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाती है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल सेक्शन ए पे डिस्कस करेंगे, यानी वन वर्ड क्वेश्चन जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं उस पे हम आज डिस्कस करेंगे। 2019 के पेपर पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री के, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए रिपीट होते हैं। जो वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी रिपीट होते हैं। ठीक है, और इस बार रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, जिस पे हम वन वर्ड क्वेश्चन यानी सेक्शन ए पे हम डिस्कस करने वाले हैं। 2019 जो एग्जामिनेशन पेपर था, ठीक है, जिसके जो क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, इसमें आप देखिए सेक्शन ए जो है यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार क्या है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 में आपको बता दो कितना होता है, 44.01 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इज़ 44.01 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया था। जैसे कि आप इसमें क्या करना होता है, जितने भी जो हमारे तत्व होते हैं उनके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान जो होता है उनका, उनको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, जैसे CO2 है, इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। ठीक है, और कार्बन के कितने हैं, 1 अणु है। तो कार्बन का जो जो एटॉमिक मास होगा प्लस हो जाएगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका जो सम होता है वो कितना होता है, 44.01 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg यानी मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 प्लस 3s2। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कैसे हम मॉलिक्यूलर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं इसमें, उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक हम इसमें देखते हैं। यानी जो परमाणु क्रमांक है उसके बेसिस पे होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। ठीक है, तो इस पे आप देखिए कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1s2 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ठीक है, देखिए कितना आया, 2 4 6 4 10 2 12। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इनका जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सलिक अम्ल का तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ऑक्सलिक एसिड का। ठीक है, ऑक्सलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट मैं आपको बता दूं 63 ग्राम। ठीक है, 63 ग्राम जो होता है, 63 ग्राम क्या होता है, जो ऑक्सलिक एसिड होता है उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे काउंट किया जाता है मैंने आपको बताया था। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, अगर एसिड है तो बेसिसिटी, अगर बेस है यानी क्षार है तो एसिडिटी। जो हर में जो संख्या आती है वो क्या आती है, यहाँ अगर अम्ल है तो उसके लिए क्षार यानी क्षारीयता कितनी है उसकी, और अगर क्षार है तो उसकी अम्लीयता कितनी है, एसिडिटी या बेसिसिटी कितनी है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। बेसिकली जो ऑक्सलिक एसिड होता है, अब देखिए इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन से ही कई अंदर कितने कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए इस पर आपको ये पूछा जा सकता है ऑक्सलिक एसिड यानी जो ऑक्सलिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो उसका मैं केमिकल फार्मूला आपको बता दूं, COOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या है,
ऑक्जेलिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर ही आपको कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बट हम देखना ये होता है कि आप कितने डीप उसको पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईडीटीए का फुल फॉर्म। ईडीटीए का फुल फॉर्म मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जब प्रैक्टिकल वाइवा होता है तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। एथिलीन डाई एस्टिक एसिड्स, डायमीन एस्टिक एसिड, ठीक है। ईडीटीए, ईडीटीए का जो फुल फॉर्म होता है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। एथिलीन डायमीन, डायमीन का मतलब होता है नाइट्रोजन के 2 अणु वहाँ पर जरूर होंगे, ठीक है। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा का मतलब कितना होता है 4 यानी 4, ठीक है। जैसे कार्बन डाई बोलते हैं हम, डाई का कितना होता है, डाई का मीनिंग होता है 2, ट्राई का मीनिंग होता है 3, टेट्रा का मीनिंग कितना होता है 4। ये उनको एक केमिकल जो हम केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज होती है उस पर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपीएम एंड कलाक। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 14 डिग्री कलाक में कितने पीपीएम होंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। कलाक और पीपीएम जो है ये किसकी है, हार्डनेस की यूनिट है, ठीक है। ये यूनिट है हार्डनेस की, हार्डनेस इनसे मेजर किया जाता है। चलिए अब देखिए इसका एक जनरल फार्मूला होता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 1 ppm इक्वस टू 1 मिलीग्राम ऑफ पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर इक्वस टू होता है 0.1 फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच भी क्या है, ये भी एक यूनिट है किसकी, मेज़र करने की हार्डनेस को। इक्वस टू होता है 0.07 पी कलार्क, सॉरी कलार्क, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकला, देखिए इससे हमारा कंक्लूजन ये निकला जो 1 ppm है वो किसके इक्वल है, कलार्क के फॉर्म में 0.07 कलार्क के, ठीक है। क्या कंक्लूजन निकला, जो 1 ppm है वो किसके इक्वल है, 0.07 कलार्क के, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो 14 डिग्री, देखिए 14 डिग्री कलार्क में कितने पीपीएम होंगे, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कितने से। देखिए आसानी से इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे। देखिए मैंने कहा एक पीपीएम में कितने कलार्क होते हैं, 0.07 कलार्क, ठीक है। तो 1 डिग्री कलार्क में कितना होगा, 1/0.07 ppm, ठीक है। तो सिंपल सा अब आप देखिए 14 डिग्री कलार्क में कितना हो जाएगा, 1/0.07 इंटू 14, यानी डायरेक्ट हम कहेंगे 14/0.07 इक्वस टू 200, ठीक है। यानी कितने कलार्क होंगे, 200, सॉरी 14 डिग्री कलार्क में कितना पीपीएम होगा, 200 पीपीएम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जल अस्थायी कठोरता को उबाल कर दूर करते हैं। देखिए टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है टेम्परेरी हार्डनेस। हार्डनेस मैंने आपको बताया था 2 टाइप की होती है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। परमानेंट हार्डनेस की जो मेथड्स होती है वो प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ आपको, जो ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। उनकी जो मेथड्स क्या क्या हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने की। टेम्परेरी हार्डनेस को पूछ रहा है, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है कि टेम्परेरी हार्डनेस को उबाल कर दूर किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। देखिए टेम्परेरी हार्डनेस को हम बॉइलिंग के द्वारा उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच की खोज। पीएच वॉज डिस्कवर्ड बाय ... इन 1909, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पीएच जो स्केल है उसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज 1909 में सोरेनसन, ठीक है, किसने की थी,
सोरेनसन ने, ये एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, जिन्होंने पीएच स्केल की क्या की थी, खोज की थी 1909 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 फैराडे इज इक्वल टू डॉट डॉट हाउ मैनी कुलाम। ठीक है, एक फैराडे क्या है, कितने कुलाम के बराबर होता है। तो इसका मैं आपको बता दूं, एक फैराडे जो है वो होता है, देखिए 96485.34 कुलाम। ठीक है, कितना होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96,485.34। ठीक है, यानी 96,485.34 कुलाम के बराबर होता है 1 फैराडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन इन द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल ईच नाइट्रोजन आटम शेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि कितने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो साझा करता है N2 अपना एक बॉन्ड बनाने में। देखिए N2 का जो स्ट्रक्चर बनता है वो उसमें 3 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, साझे होते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पर वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पर बनाते हैं। एंड ट्रिपल बॉन्ड N करके बनता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, शेयर किया जाते हैं, 1 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज़ द बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। बफर सॉल्यूशन ये होता है, देखिए जब क्या होता है, बफर सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें हम अम्ल या क्षार यानी एसिड या बेसिस की थोड़ी स्मॉल अमाउंट में चेंज करने पर उसका पीएच स्केल पे कोई चेंज नहीं होता है। देखिए मैंने कहा एसिड या जो बेसिस यानी क्षार और अम्ल की थोड़ी स्मॉल मात्रा में अगर हम चेंज कर दें, ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हम थोड़ी सी मात्रा में अगर चेंज करें तो उनके पीएच पे चेंज नहीं होगा। जनरली क्या होता है सॉल्यूशंस में यानी विलयनों में कि जब हम चेंज करते हैं उनके एसिड और बेसिस के अमाउंट में तो उसका पीएच स्केल खिसक जाता है। कैसे, सपोज हमारे पास कोई अगर सपोज हमारे पास एसिड है, उसका पीएच वैल्यू कितनी है, सपोज 5 है, तो हमने अगर उस पर थोड़ा और एसिड ऐड कर दी तो उसका पीएच क्या होगा, उसका पीएच और क्लोज चली जाएगा, यानी 4.9 या 8। ठीक है, इस तरीके से पीएच उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। बट ये जो सॉल्यूशन होते हैं इनमें अगर सपोज हमारे पास कोई एसिड है जिसका अगर 5 है, सॉल्यूशन का जो पीएच मान है, पीएच वैल्यू है वो क्या है, 5 है, तो उस पर अगर हम थोड़ा अमाउंट ऑफ एसिड और ऐड कर दें तो तब भी उसका जो पीएच वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी। तो ये क्या कहलाते हैं, बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बफर सॉल्यूशन है, देखिए ये 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था अम्लीय बफर सॉल्यूशन और क्षारीय बफर सॉल्यूशन। तो 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन में जो दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, उसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। क्यों, ये एक अम्लीय बफर सॉल्यूशन है, CH3COOH प्लस CH3COONA। ठीक है, H की जगह Na वो रिप्लेस हुआ है। तो ये इन दोनों का जो सॉल्यूशन विलयन बनता है वो एक बफर सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, एसिटिक एसिड, देखिए ये क्या है, यह है एसिटिक एसिड और ये क्या है, ये एसिटिक एसिड का सोडियम लवण है। ठीक है, सोडियम एसीटेट, ये क्या है, सोडियम एसीटेट, यह है एसिटिक एसिड। ठीक है, ये जो मैं आपको अलग अलग डिफरेंट करके दिखा रहा हूँ। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक बफर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए इससे आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या है, एसिटिक देखिए एसिड अम्लीय बफर सॉल्यूशन, क्षारीय बफर सॉल्यूशन, ये क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑक्योर्ड ड्यू टू द लीकेज ऑफ। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। ठीक है, तो मिथाइल
आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट क्या था, लीक हुआ था। केमिकल फार्मूले की अगर हम बात करें तो इसका जो केमिकल फार्मूला है वो मैं आपको बता दूं, C2H3NO। C2H3NO ये एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है मिथाइल आइसोसाइनाइड का, साइनेट का, ठीक है। तो ये जो गैस थी वहाँ पर लीक हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ वहाँ पर हुई थी। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ इसके, देखिए क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं अंदर ही अंदर, तो उनको आपको डीप तक जाना है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना, 93.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना डिग्री सेल्सियस। और यूज्ड क्यों होता है, देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो जनरली यूज होता है कार्बोनेट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, कार्बोनेट बनाने के लिए। कार्बोनेट एक कीटनाशक होता है जिसको बनाने के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट एक प्रमुख यौगिक होता है, ठीक है। तो इतनी नॉलेज आपको इससे रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए इज डॉट 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 इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा है, इसमें कौन है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस काफ़ी होती हैं, ग्रीन हाउस इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। CO2 ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। मेथेन, ठीक है, मेथेन भी एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसके कई कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। जनरली आप CO2 लिखिए, सिंपल सा याद करने के लिए सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने जो टोटल हमने अभी क्वेश्चंस पे वन वर्ड क्वेश्चन इन सेक्शन ए पे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेक्शन बी पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके जो क्वेश्चन हैं, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वारी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। डीपली क्वेश्चंस को पढ़िए, जितना क्वेश्चन पे दिया है उतना ही ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर कई क्वेश्चन छिपे होते हैं, उनको पढ़िए, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इनका प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।